नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे विजय जॉली जी से। आपने बीजेपी में इनको देखा होगा, इनके काम को देखा होगा, और उससे पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये विद्यार्थी जब थे तब से ये पॉलिटिकल लाइन में हैं। उसके बाद 2003 में ये विधायक रह चुके हैं। 2008 में ये शीला दीक्षित के ओपोजिट खड़े रहे, और उसके बाद अभी भी भारतीय जनता पार्टी में इनका नाम अगर लिया जाए तो बहुत ही जानी पहचानी और चर्चित हस्तियों में नाम आता है इनका। तो चलिए इनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इनके बारे में इनसे ही। सर नमस्कार, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए जो कि दर्शक उस चीज़ से रूबरू नहीं है, नहीं जानते हैं आपके बारे में। तो शुरुआत कीजिए अपनी पार्टी के बारे में बताना। और उससे पहले मैं एक आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि राफेल, जिस पर बहुत इशू उठा था, वो राफेल अब भारत में आ चुका है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं इस कोरोना महामारी के समय जो कोरोना से पीड़ित होकर भारत और विश्व के अंदर जी लोग हाथाहाथ हुए हैं, मैं उनकी पुण्य स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं किसी भी टीवी इंटरव्यू के अंदर ये मुंह के ऊपर पर्दा लगाकर बोल पाने में अपने आप को असक्षम समझता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आपके कैमरे और मेरे अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग है, और मेरा इंटरव्यू लेने वाली मोहतरमा और मेरे अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग है जी। तो इसलिए मैं अपना ये मास्क उतार के अपनी बात को रखना ज़्यादा वाजिब समझता हूँ। मैं 1977 से दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र बना और 1978 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ जी। भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे 6 अप्रैल 1980 को, जब फिरोजशाह कोटला ग्राउंड्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, मैं उस स्टेज के ऊपर था और मुझे 5 मिनट बोलने का सुअवसर मिला। और भारतीय जनता पार्टी का जो पहला अधिवेशन बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड मुंबई में हुआ था, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते 5 मिनट बोलने का समय दिया था। इस 43 साल के लंबे अंतराल में मेरी पार्टी ने और मेरे नेताओं ने मुझे बहुत कुछ दिया है। विश्वास दिया है, प्यार दिया है, लगाव दिया है, आगे बढ़ने की तमन्ना दी है। और जो 1980 का विजय जॉली जब दिल्ली और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दोबारा सत्ता में आई थी, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कांग्रेस के समर्थन वाली NSUI को पटकनी देते हुए मैंने जनता विद्यार्थी मोर्चा और सैफरन ब्रिगेड के नाते जो विजय 1980 में प्राप्त करी थी, वही दमखम, वही दिल के अंदर काम करने की तमन्ना 2020 के अंदर भी तब के विजय जॉली में और अब के डॉक्टर विजय जॉली में है। अब तो मैं क्योंकि थीसिस लिखकर जी अपनी डॉक्टरेट कर चुका हूं और दुनिया के 87 देशों का दौरा कर चुका हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में पद ग्रहण करने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के 47 कंट्रीज में झंडा डंडा लगाने का, विस्तार करने का मुझे सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के एक फुट सोल्जर के रूप में और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वीनर के रूप में जो मुझे मिला, जो विरासत में मुझे कनेक्टिविटी मिली, और आज भी दुनिया के कम से कम 8
राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, मेरे उनसे निजी संबंध हैं। चाहे प्रेसिडेंट्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हों, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हों, चाहे मेयर्स हों, चाहे शिक्षाविद हों, चाहे बिजनेसमैन हों, ऑल ओवर द ग्लोब आप जुड़े हुए हैं बीजेपी के ये साथ। बीजेपी के कारण जो मुझे सौभाग्य मिला, शायद मुझे किसी और रूप में वो सौभाग्य नहीं मिलता। इसलिए लोग जो कहते हैं मुझे पार्टी से क्या मिला, अगर मैं आज पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं हूं, मुझे उसके ऊपर कोई गलानी नहीं है। पार्टी ने जो 41 साल से ज्यादा मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है, अब मैं पार्टी को एवाज में देने की स्थिति में हूं। आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई एम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, आई एम अ सक्सेसफुल ग्लोब ट्रॉटर। आज मुझे दुनिया के अंदर बड़े से बड़े देशों में और बड़े से बड़े फोरम्स के ऊपर एज अ की नोट स्पीकर आमंत्रित किया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा दिल दिल्ली की सबसे गरीब, पिछड़ी हुई, अनधिकृत बस्ती और उसके गरीब संगम विहार के लोगों के लिए दिल धड़कता है। इफ आई लव माई पीपल, it is a downtrodden, it is the backward area which is considered to be one of the slum areas। आपको जहां आने में भी, आपके कैमरामैन को भी, आपको भी आने में जो दिक्कत महसूस होगी, टूटी फूटी सड़कें, पानी से भरी हुई सड़कें, और जो नई दिल्ली और साउथ दिल्ली के बीच में केवल और केवल 22 किलोमीटर का रास्ता है, उसको मैं चैलेंज के रूप में स्वीकार कर आज भी इस संगम विहार के अंदर बैठा हुआ हूं, ताकि मैं यहां के बद से बदतर हालात को बदल सकूं। सर, ये आपके अंदर की एक कह लीजिए अच्छाई है कि आप पार्टी से ना जुड़ करके भी पार्टी के लिए अभी भी समर्पित हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि आपने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, और 1-2 लोगों को नहीं, 300 लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अगर आपके किट की बात की जाए तो किट भी बहुत हैवी है। तो सर, इसके लिए किनका साथ आपको मिला था, किनका योगदान रहा आपकी मदद करने में? देखिए, एक आरोहण संस्था के साथ जी मुझे अचानक मिलने का मौका मिला। मेरी एक मित्र जो कि अचानक ही मुझे कुछ हफ्ते पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली। उनका नाम है अंकिता गुमन। मैं उस महिला को, उस एडवोकेट को जानता नहीं था जी। मेरा उससे व्हाट्सएप के ऊपर संवाद हुआ। उसने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लंदन से सुन रखी हैं, और मैं भारत में अपने पिता के लिए आई हुई हूं, और पिता मेरे मरण शैया पर हैं। उस यंग एडवोकेट ने मुझे बताया कि उसके भाई लंदन से पिता के पास आना चाहते हैं। मैंने अपनी तीसरी आंख खोली। मुझे पता नहीं था कि मेरे में इतनी शक्ति अभी भी है। मैं 12 साल पहले विधायक था। आई वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जी। और आज से 6 साल पहले मैं बीजेपी का ग्लोबल कन्वीनर था। नाउ आई एम नथिंग। नाउ आई एम अ ऑर्डिनरी फुट सोल्जर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। बट आई वॉज एबल टू हेल्प Ankita Guman's brother Sahil Guman, who is a British citizen, through the Indian High Commission in London, to get a visa and to take a Air India flight AI112 to come back to India. जब उस महिला ने मेरे से रात को 11:45 पे मुझसे संवाद किया, और अगले दिन रात को 9:30 बजे उसके भाई को लंदन में वीजा मिला, और वो अगली फ्लाइट लेकर भारत अगले दिन 10:30 बजे सुबह भारत पहुंचा, अपने पिता को मिला। पिता जो मरने के कगार पे था, बेटे को देखकर जीवंत हो उठा, साहिल गुमन को। उस महिला ने मुझे आरोहण संस्था की प्रमुख और उनके सहयोगियों से मिला दिया। मिलने के बाद दिल्ली स्टडी ग्रुप और आरोहण संस्था ने हाथ में हाथ मिला दिया। हमें भी लगा ये अच्छे लोग हैं, और इनको भी लगा राजनीति में खिले हुए कमल के रूप में
विजय जॉली और इनकी दिल्ली स्टडी ग्रुप की टीम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मिलो, बात करो, डायलॉग करो। जी। जैसे आप अपने आप को शीशे में अच्छा देखना चाहते हो, वैसे ही उसी शीशे में दूसरे को भी अच्छा देखो। स्पीक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव एंड डिलीवर पॉजिटिव। तो हमें अपने जैसे और अपने से अच्छे छवि के लोग आरोहण संस्था के माध्यम से मिले। इसलिए आज आरोहण और दिल्ली स्टडी ग्रुप दिल्ली में 26 साल से ज़्यादा समय से बिना सरकारी मदद के, विद इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं, कुछ लोग जो भारत की संसद में भी गए, जो दिल्ली के मेयर भी बने और जो भारत की कैबिनेट के मंत्री भी बने जी। और मेरे जैसे जो संतरी भी बने, जो दिल्ली के कॉरपोरेटर्स भी बने, जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं। ऐसा बहुत बड़ा समूह दिल्ली स्टडी ग्रुप ने अपने आर्म पिट के अंदर लेकर रखा हुआ है। हम हर रोज नए नए लोगों से जुड़ते हैं और उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हमें टच बेस करती हैं, हमारे डेलीगेशंस ओवरसीज भी जाते हैं, लेकिन हम सरकार से एक भी पैसे का अनुदान नहीं लेते हैं। हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस खुद अपनी जेब से डालते हैं और चेक से कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने अकाउंट में डालते हैं, सो दैट वी आर वेरी पारदर्शी। हमें बहुत खुशी है कि आरोहण संस्था के साथ मिलकर इस नई डगर पर कोरोना वायरस के समय गरीबों को और विशेष तौर से उन समाज के अंडर प्रिविलेज लॉट को जिनको राशन की दुकानों से राशन नहीं मिलता, उनको हम कहीं ना कहीं टच बेस कर सकें, उनकी मदद कर सकें। एंड आई एम वेरी हैप्पी. I think this new association between the Delhi Study Group and Arohan NGO will continue for a very, very long duration. सर, ये तो हुई आरोहण की बात जो आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया। एक अभी जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में, खबरों में और जो बहुत बड़ा काम किया है बीजेपी ने, वो है राफेल भारत में आना। तो इसके पीछे भी बहुत सारी राजनीति हुई थी कि करप्शन हो रहा है, पैसा खाया जा रहा है, मोदी जी इस पर अपना बहुत सारी चीज़ें घोटाले कर रहे हैं। फाइनली 5 राफेल भारत में आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं 1984 के बाद जी दुनिया के अनेक देशों का दौरा करता रहा हूं। जब मैं किसी कस्टम के ऊपर जाता था और अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को देता था जी, तो वो नाक मुंह सिकोड़ते थे। आर यू फ्रॉम इंडिया? इंडिया से होने के कारण नाक मुंह सिकोड़ते थे वो। वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर भारतीय पासपोर्ट को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते थे। आर यू फ्रॉम इंडिया? लेकिन जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, भारत की छवि बदलती गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया, I still remember when after that I traveled to many countries of the world, people said, "Oh, you are from India, that India which possesses a nuclear bomb." और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो जब मैं किसी दुनिया के देश में गया और मैंने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया, इमिग्रेशन ऑफिसर का पहला रिएक्शन होता था, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, वेलकम। ये नाक मुंह सिकोड़ने वाला वो युग पीछे का था। अब का युग था यू आर फ्रॉम इंडिया, अ वेलकम साइन। ये जो विश्वास का युग, ये वेलकम का युग, ये ऑनर का युग, और उस युग के अंदर भारत का दुनिया के देशों में राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में
और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत के बढ़ती वरिष्ठता और वरीयता, सुपेरियरिटी का कॉम्प्लेक्स, चाहे अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने की बात हो, चाहे फ्रांस के साथ संबंध बढ़ाने की बात हो, और जब 2015 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से आते हुए सीधा लाहौर जा पहुंचे और नवाज शरीफ पाकिस्तान जिसने हमेशा भारत के ऊपर गंदी नजरें रखी हैं, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए, तो तब दुनिया को मालूम हुआ कि ये है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसको हम कॉम्युनल कहते थे। ये कॉम्युनल नहीं है, ये तो अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने का भाव रखते हैं। इसलिए जो राफेल हो या S-400 जो रक्षा शील्ड रशिया से लेने की बात हो, या जो अमेरिकन आर्म्स एंड आर्मामेंट से भारत के सुरक्षा तंत्र को सशक्त करने की बात हो, या जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने की बात हो, या CAA के माध्यम से जो भारत की वो जमात जो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर प्रताड़ित भारत की वो जमातें जो बुद्धिस्ट थी, जो हिंदू थे, जो पारसी थे, जो सिख थे, जो ईसाई थे, जो मेजॉरिटी मुस्लिम नेशंस के अंदर प्रताड़ित थी, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए जिस प्रकार का कानून मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लाई, और कईयों ने कहा कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन दुनिया के 54 से ज्यादा मुस्लिम संप्रदाय के देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्रियों ने कभी कहा कि अगर भारत के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अन्याय होता है तो आप भारत को छोड़कर आप हमारे देश के नागरिक बन जाओ? किसी भी एक, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, या किसी भी मुस्लिम सांप्रदायिक देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों को जो हमारा अभिन्न अंग है उनको अपने देश की नागरिकता देने की बात नहीं करी। ये समग्रता का, ये वासुदेव कुटुंबकम का भाव भारत की भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये है, इसलिए चाहे राफेल हो, चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 हो, चाहे भारत की सेनाओं को सशक्त करने की बात हो, और अब जब चाइना के साथ 15 जून को गतिरोध हुआ, चाइना का राष्ट्रपति लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं गया, भारत का प्रधानमंत्री लाइन ऑफ एक्शन ले लद्दाख के अंदर गया। ये शो करता है भारत की सेनाओं के मनोबल को बढ़ाना। ना केवल भारत के प्रधानमंत्री ने किया, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी, जिन्होंने वहां पर जाकर भारत की सेनाओं को, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर भारत की फौजों का इस्तेकबाल किया। आपको, आपकी बातों से ये लगता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को आप पूरी तरीके से समर्पित हैं, चाहे पार्टी में अभी किसी पद पर हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन आपका काम, आपकी जिंदगी शायद जिंदगी भर बीजेपी के लिए समर्पित रहेगी। और आपने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी बीजेपी से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड और देश से रिलेटेड, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।